नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकारों के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे और आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर बात आज होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकश प्रयास करते रहेंगे या कर रहे हैं जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मायावती के राजनीतिक कार्यकाल के द्वारा। आज इस कार्यक्रम में हम बात उस महिला नेता की करेंगे जिसने 21 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नेता की सार्वजनिक मंच से बोलती बंद कर दी थी, जिसे उसके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बारे में पूर्व पीएम नरसिंह राव का कहना था कि वह भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कहानी है देश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती की। सियासत में सही वक्त की काफी अहमियत होती है। जो वक्त को भुना लेता है, सियासत में उसका कद और रुतबा दोनों बढ़ता है। ये बात मायावती को शायद बहुत जल्दी ही समझ में आ गई थी। वो दौर था 1977 का, यानी देश की राजनीति का वो पल जब आपातकाल की बेड़ियां खुल गई थी और राजनीति में तमाम बदलावों की गुंजाइश दिख रही थी। और इन्हीं दिनों दिल्ली में उस वक्त के राजनीतिक हीरो राजनारायण एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो अपने संबोधन में बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। सभा मौन थी क्योंकि मंच पर देश की उस वक्त की सबसे बड़ी आवाज राजनारायण बोल रहे थे। लेकिन इस चुप्पी में एक 21 साल की लड़की के चेहरे पर गुस्सा था। वो गुस्सा जब लड़की मंच पर बोलने के लिए चढ़ी तो फिर सारी सभा हैरान हो गई। मायावती ने राजनारायण को जमकर कोसा, यहां तक कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हरिजन शब्द दोहराने की। बस फिर क्या था, मंच से नीचे जब मायावती उतरी तो बधाइयों का तांता लग गया। बस वही मौजूद कई दलित नेताओं को लग गया था कि ये लड़की अब देश की आवाज बन सकती है। फिर ये खबर उस शख्स तक पहुंची जिसे दलित हीरो समझा जाता था। नाम था काशीराम का। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले काशीराम तब तक दिल्ली में अपनी जड़ें जमा चुके थे कि जब तक पंजाब में उनका सियासी रुख दिखने लगा था। लेकिन यूपी उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही थी, क्योंकि काशीराम पंजाब से थे और उन्हें तलाश ऐसे चेहरे की थी जो बेझिझक हो। अब उन्हें मायावती के रूप में अपना चंद्रगुप्त दिखने लगा था। फिर क्या था कि वो मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। मायावती से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका सपना आईएएस बनने का है। काशीराम बोले, तुम गलत तरीके से सोच रही हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा जहां सैकड़ों आईएएस तुम्हारे हुक्म की तामील करते नजर आएंगे। ये बात मायावती को जम गई और मायावती ने तो अपना इरादा बना लिया था, लेकिन उसके यानी कि उनके पिता को मायावती का यह कदम राज नहीं आया। उन्होंने मायावती के सामने शर्त रख दी, या तो घर छोड़ दो या फिर राजनीति करो। इस बार मायावती का इरादा पक्का था और उन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपना सामान पैक किया और अपने रास्ते पर निकल पड़ी। फिर मायावती ने जो रास्ता चुना था उसने सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि मायावती ने देश की सियासत को ही बदल कर रख दिया। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मायावती ने यूपी के कैराना से पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में सिर्फ 44,000 वोट ही मिले। वो तीसरे नंबर पर रही, लेकिन हार ने उन्हें और मजबूत कर दिया। 1985 का जिक्र करेंगे क्योंकि 1985 में बिजनौर में उपचुनाव हुए तो फिर मायावती ने ताल ठोकी और फिर वो हार गई। 1987 में हरिद्वार में उपचुनाव में फिर वो हारी, लेकिन लगातार 3 हार के बाद उन्हें इसका इनाम भी मिला।
1989 में हुए लोकसभा चुनाव में जब देश में बीपी सिंह की लहर थी, उस लहर में बिजनौर की सीट से पहली बार मायावती ने जीत हासिल की। बसपा की पहली सांसद मायावती बनी। फिर इसके बाद का इतिहास जो है वो सारा देश जानता है। 1994 में वह बीएसपी से ही राज्यसभा सांसद चुनी गई थी और इसके बाद 1995 में वह पहली दलित महिला के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद भी वह 1997, 2002 और 2003 में भी वह कुछ समय के लिए सीएम बनी। 15 दिसंबर 2001 को काशीराम ने मायावती को बीएसपी प्रमुख के तौर पर घोषित किया और इसके बाद वह लगातार 2003, 2006, 2014 और इसके बाद आज तक बीएसपी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनी गई है। आज भी वह बीएसपी की अध्यक्ष हैं। यह सच बात है कि पूरे देश में पंजाब ऐसा राज्य है जहां दलितों की आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पूरे राज्य की करीब 32% आबादी दलित है और अब इस संख्या को आप सियासत की कसौटी पर उतारें तो लगेगा कि 32% वोट अगर किसी भी एक पार्टी को मिले तो ये तय है कि राज्य में सरकार उसी की ही बनेगी। लेकिन इसी पंजाब के काशीराम कभी यहाँ के दलितों को लामबंद नहीं कर सके थे। इसके उलट मायावती ने अपने राजनीतिक कौशल से यूपी में कई सालों तक सत्ता का स्वाद भी चखा। हालांकि पिछले कुछ समय से मायावती का सियासी जादू काम नहीं कर रहा है और बीएसपी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हार का सामना उसको करना पड़ रहा है। मायावती से जुड़ा हुआ एक भाषण है जिसे वो संसद भवन में दे रही हैं। आइए सुनते हैं कि क्या वो कुछ कहती हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद तो मान्यवर काशीराम जी ने उनकी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अपने जीते जी काफ़ी हद तक उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने ये फैसला लिया कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट है, इसको यदि हमें आगे बढ़ाना है तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे अपने जीते जी अपने रिश्ते नातों को, घर परिवार को दूर रखना है, कोई गृहस्थी नहीं बनानी है। उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई। मान्यवर काशीराम जी ने अपने जीते जी मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मान्यवर काशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ना कोई शादी करनी है, ना कोई परिवार बनाना है। मेरा पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो मेरा अपना परिवार है। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है और जो मुझे आदर से बहन के नाम से सम्मानित करते हैं और हाउस के अंदर भी मेरा नाम कम लेते हैं, ज़्यादातर बहन जी करके मुझे सम्मानित करते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी दबे कुचले लोगों के लिए लगाई, एक ध्यान होकर मैं लगी रहती हूँ। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मान्यवर काशीराम जी ने जब इस मूवमेंट को शुरू किया, पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो एक वोट और एक नोट। यदि आप हमारे दबे कुचले लोग अपनी पार्टी को पैसा देंगे वोट के साथ साथ, तो हमें बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मान्यवर काशीराम जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है। जो दबे कुचले लोग हैं उनसे पैसा लेकर इस मूवमेंट को आगे चला रही है और ये मूवमेंट आगे फल फूल रही है। लेकिन जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहाँ पर जब उत्तर प्रदेश के लोग पार्टी का संगठन वहाँ भी चला रहे, पूरे देश के अंदर वो आर्थिक मदद देते हैं। और जब मेरा माननीय उपसभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरा जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, तो पूरे देश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने अपने लोगों को बोला, मुझे सोने चांदी मत दो, गहने मत दो,
मुझे कीमती ऑर्नामेंट वो गिफ्ट मत दो, आपको जो भी कुछ देना पार्टी को आर्थिक सहयोग दो। आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन बनाते हैं और पूरे देश के अंदर, अभी यूपी में चुनाव के लिए कुछ समय बचा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके वो पार्टी को देते हैं। लेकिन वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर सत्ता के सपने देख रही है, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए आज उनके जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके का भाषा का, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा रहा था, बहुत अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब मुझे अपनी बहन समझते हैं, तो इसलिए वो बहन के सामने वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ, अपने सभी भाइयों का जो हाउस के अंदर है, मैं उनका कदर करती हूँ। तो मैं समझ गई कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो मेरे संज्ञान में नहीं लाना चाहते। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाषा का मेरे ऊपर जो उन्होंने इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, हालांकि नेता सदन ने व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी उसकी निंदा किया है, मैं उनका इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। सभी दलों के नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता ने भी, हमारी बहनों ने भी उसको कंडम, मेरी बात सुन लीजिए, खंडन किया है। मैं उन सबकी मैं आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि एक दलित वर्ग की बेटी, तो जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के अंदर यहाँ पर मैं चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा की भी मेंबर रही हूँ। तो निश्चित ही तौर पर वो इस बात को दोहराती है कि उत्तर प्रदेश की बेटी है, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगी और लगातार वो दलितों की आवाज उठाती रहेगी। यहाँ तक उन्होंने अपनी आर्थिक, जो उनका जन्मदिन था, उसको आर्थिक दृष्टिकोण से भी साझा किया और कहती हैं कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, उनका असीम प्यार है मेरे प्रति, इसको चलते वो मेरा जन्मदिन मनाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का आज भी ये मानना है कि दलित वोट बैंक में आज भी मायावती का जादू बरकरार है, भले ही वो सीटों में बदलता नजर ना आ रहा हो। यूपी की सियासत में वैसे तो पलटी मारने के जो है कई घटनाक्रम हुए हैं, पर बीते 3 दशकों के राजनीति सफर पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा सबसे बड़ा दल उभरकर सामने आता है जिससे कमोबेश सभी सियासी दल सपा, कांग्रेस और बसपा से गठबंधन किए। इसके बावजूद ऐन वक्त पर पलटी मारकर अपने राजनीतिक हित साधने में कोई कोताही नहीं की है। यह बात अलग है कि पार्टी ने हर बार कोई ना कोई नया तर्क गढ़ा और साथी दल पर ठीकरा फोड़ दिया। मायावती की पार्टी बसपा ने सपा से वर्ष 1993 में गठबंधन किया था। बसपा संस्थापक काशीराम और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यूपी की राजनीति में 90 के दशक में गठबंधन का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिससे अन्य दलों के पसीने छूट गए। पिछड़े और SC/ST वोट बैंक को केंद्रित कर इस गठबंधन ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी थी। सत्ता में गठबंधन आया तो जरूर, लेकिन 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद ये टूट गया। सपा से नाता तोड़ मायावती भाजपा से गठबंधन कर पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी, लेकिन भाजपा से उनका साथ ज्यादा समय नहीं चला। मध्यावधि चुनाव हो गए और उसके बाद जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने के लिए फिर भाजपा व बसपा साथ आ गए। तय हुआ था कि बसपा और भाजपा का मुख्यमंत्री 6 माह रहेगा। कल्याण सिंह हालांकि इसके लिए राजी नहीं थे, फिर भी उन्होंने सहमति के चलते भाजपा नेतृत्व या यूं कहें अटल बिहारी वाजपेयी की बात मानी, लेकिन भाजपा बीच में पलटी मार गई, माफ कीजिएगा बसपा। बाद में सरकार चलाने के लिए कल्याण सिंह ने कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के नेताओं की मदद से खासी मशक्कत कर सरकार बनाई और इस बार मायावती ने इस बार बहाना बनाया कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा को दलित विरोधी बनाने के साथ ही कल्याण सिंह पर भी निशाना साधा था। वर्ष 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा गिरते जनाधार को लेकर एक बार फिर से गठबंधन की ओर बढ़ रही थी। स्टेट गेस्ट हाउस कांड का कड़वा घूंट पीकर मायावती ने अखिलेश के युवा नेतृत्व वाले सपा के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया। बसपा को
10 सीटें मिली। फायदा भले ही मायावती को हुआ हो, लेकिन 6 माह के अंदर ही उन्होंने पलटी मारते हुए सपा से नाता तोड़ दिया। तर्क दिया गया कि उनका वोट तो सपा को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हमें उनका वोट नहीं मिला है। यह भी कहा गया कि सपा काडर आधारित पार्टी नहीं है। आपको बता दें इससे पहले कि यूपी में गठबंधन में कब क्या हुआ। वर्ष 1993 में बसपा सपा का गठबंधन हुआ था। वर्ष 1995 में सपा के साथ गठबंधन तोड़ा गया। वर्ष 1997 में 6 माह की शर्त पर भाजपा के समर्थन में सीएम बनी और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया। 6 माह से पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया। वर्ष 1996 में कांग्रेस से गठबंधन पर चुनाव लड़ी। बसपा ने केंद्र की अटल सरकार से भी समर्थन वापस लिया और वर्ष 2019 में सपा गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा और 4 जून 2019 को सपा से गठबंधन तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद सपा बसपा गठबंधन टूट गया था और बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा अपना काडर वोट भी नहीं ले सके। इसलिए यह कहना मुश्किल होगा कि सपा के लोगों ने बीएसपी को कितने वोट दिए होंगे। उन्होंने कहा कि सपा को यादव बाहुल्य क्षेत्रों में भी वोट नहीं मिला। उधर अखिलेश यादव ने मायावती के फैसले पर कहा कि जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, उपचुनाव में सपा के लिए चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मायावती ने गठबंधन को क्यों तोड़ा? क्या मायावती ने समाजवादी पार्टी से पुराना बदला लिया? आगे बढ़ने से पहले एक उनका और भी बयान सुनेंगे, जिसमें वो गठबंधन के बारे में जिक्र करते हुए देखी जा रही है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा है, क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहाँ से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी से पुराना बदला ले लिया क्या? दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी से गठबंधन का विरोध किया था और लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो सपा बसपा गठबंधन का सीधा फायदा जो है बीएसपी को हुआ और नुकसान समाजवादी पार्टी को। बीएसपी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई थी। सपा 5 सीटें ही जीत पाई और इस पूरे गठबंधन में मायावती सीनियर और अखिलेश जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहे थे। 12 जनवरी 2019 को लखनऊ में सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान होता है। गठबंधन और सीटों का ऐलान मायावती करती हैं। पूरी प्रेस वार्ता में मायावती गेस्ट हाउस कांड का नाम लेना नहीं भूलती हैं। अखिलेश यादव पीसी में मायावती के बाद बोलते हैं और 38 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। सपा बसपा 2 सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए छोड़ते हैं और 2 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ते हैं। आरएलडी 2 सीटों पर गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं थी, वो कम से कम 3 सीटें मांग रही थी। मायावती ने अपने कोटे से आरएलडी को सीट देने से मना कर दिया था और मायावती के इनकार के बाद अखिलेश यादव ने अपने कोटे से एक और सीट मथुरा आरएलडी को दी। इस प्रकार बीएसपी 38 और सपा 37, आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। सीटों की संख्या के बाद अब सीटों के चयन पर सपा बसपा ने काम करना शुरू कर दिया। इसमें भी बीएसपी प्रमुख मायावती अपर हैंड रही और सभी जो है शहरी सीटें मायावती ने समाजवादी पार्टी के कोटे में दे दी। लगभग 10 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को हराना नामुमकिन होता है, उसमें दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था।
मायावती ने अखिलेश यादव को वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, बरेली, उन्नाव जैसी शहरी सीटें दी। यानी कि इस प्रकार से अखिलेश यादव सिर्फ 27 सीटों पर मजबूती से लड़ पाए। सीटों के बंटवारे के बाद अब चुनाव प्रचार की बारी आई तो अखिलेश मायावती ने एक साथ लगभग 19 संयुक्त रैलियों की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त रैलियों के अतिरिक्त बीएसपी के 30 से 32 प्रत्याशियों के लिए अलग से अकेले चुनाव रैलियां की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सपा के किसी भी प्रत्याशी के लिए अलग से कोई भी रैली नहीं की थी। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों में मायावती यादव बाहुल्य सीटें जीती, लेकिन अखिलेश यादव दलित बाहुल्य सीटें हार गए। मायावती ने गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, लालगंज, अंबेडकर नगर जैसी यादव बाहुल्य सीटें जीती। अखिलेश यादव हाथरस, हरदोई, कौसाम्बी, फूलपुर, बाराबंकी, बहराइच, रावटगंज जैसी दलित बाहुल्य सीटें हार गए। कहा यह भी जा रहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की हार के पीछे दलित वोट बैंक का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना बताया गया। एक और मायावती का बयान है, हम चाहेंगे कि वो आप तक पहुंचे। सपा के बबुआ द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं, चाहे वो पब्लिकली बोले चाहे वो प्रेस में बोले, तो जो भी बातें सपा के बबुआ द्वारा कही जाती हैं तो उनकी अधिकांश बातों से बीजेपी व अन्य सांप्रदायिक ताकतों को ही ज्यादा बल मिलता है, ये सभी जानते हैं। और जिसकी वजह से ही यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी पुरानी दोस्ती होने के कारण इनके पारिवारिक शादी विवाह आदि समारोह तक में भी शामिल होते रहते हैं, ये भी आप अच्छी प्रकार से जानती हैं। और अभी चुनाव में भी श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बबुआ की अर्थात इनके अपने इस भतीजे की अंदरूनी मिली भगत से ही श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह अपना चुनावी स्वार्थ पूरा करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो मुझे उत्तर प्रदेश की आम जनता पर ये पूरा भरोसा है कि वे सपा के विशेषकर जंगल राज के कुशासन के साथ साथ बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खासकर लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के व इनके नोटबंदी के अत्यंत ही इस अति जनपीड़ादायी फैसले की सजा इन्हें जरूर देगी इस चुनाव में प्रदेश की जनता, ताकि आने वाले समय में ये लोग ऐसा कोई भी अपरिपक्व फैसला लेने के पहले 10 बार जरूर सोचें। कहा यह भी जा रहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की हार के पीछे दलित वोट बैंक का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना था। 2014 में बीएसपी अलग चुनाव लड़ी थी तो कन्नौज में दलित वोट बीएसपी के पास गया था, लेकिन 2019 में साइकिल निशान होने के कारण दलित वोट बीजेपी के पास चला गया, जिस वजह से कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव हार गई। यहां कन्नौज की रैली में डिंपल यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के पैर छुए थे और कन्नौज में डिंपल यादव 12,353 वोटों से चुनाव हार गई थी। जानकार ऐसा भी मानते हैं कि बदायूं और फिरोजाबाद में यादव वोटों के बंटवारे ने सपा को हरा दिया था। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने यादव वोट काटा और फिरोजाबाद में सपा के महासचिव रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे थे। शिवपाल यादव भी फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़े। यादव वोटों में बंटवारे से फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी की जीत हुई। फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव 28,781 वोटों से चुनाव हार गए थे और इसी सीट पर शिवपाल यादव को 91,869 वोट मिले, यानी कि यह सीट सपा शिवपाल यादव के कारण हार गई। बदायूं में सपा के धर्मेंद्र यादव 18,454 वोटों से चुनाव हार गए और यहां पर गुन्नौर विधानसभा में यादव वोट का बंटवारा हुआ था। यादव वोटों में बंटवारे से यह सीट सपा हार गई। अब जानते हैं कि मायावती ने गठबंधन क्यों तोड़ा।
जानकार मानते हैं कि मायावती ने 10 सीटें जीतने के बाद सपा का जनाधार कम करने के लिए फैसला लिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें लाने के बाद अब बीएसपी ने फैसला किया कि वह पहली बार उपचुनाव लड़ेगी। ऐसा बताया जा रहा था कि मायावती की निगाहें 2022 में सीएम पद पर थी और ऐसे में अगर इन उपचुनाव में अखिलेश से गठबंधन रहा तो अखिलेश का यूपी का सीएम चेहरा बनना उन्हें जरूर पड़ता, क्योंकि अखिलेश ने अनौपचारिक तौर पर 2019 में मायावती को पीएम चेहरा माना हुआ था। 2019 में मोदी के बम्पर जीत के बाद मायावती के पास यूपी विधानसभा चुनाव के अलावा कहीं और फोकस करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। ऐसा बताया जाता है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती विधानसभा चुनाव में लॉन्च कर सकती थी और इसके लिए उन्होंने भरकस प्रयास भी किया। हालांकि आज कहीं कहीं आकाश आनंद को उनकी जनसभाओं में भी देखा जाता है। हालांकि मायावती ने गठबंधन पर परमानेंट ब्रेक न लगाने की बात भी कही और दरअसल मायावती ने मुस्लिमों में यह संदेश नहीं देना चाहती थी कि गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। सपा बसपा गठबंधन के फेल होने का कारण ये जानकार ये बताते हैं कि सपा बसपा ने जातीय समीकरण पर काम किया और सपा बसपा दलित यादव मुस्लिम के समीकरण वाले आंकड़ों में उलझ गई। दोनों दलों ने बूथ पर काम नहीं किया और ऐसा बताया जाता है कि दोनों पार्टियों का चुनावी मैनेजमेंट भी ठीक नहीं था। बूथ स्तर पर सपा बसपा ने काम नहीं किया था और बीजेपी ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना के नतीजों के बाद बूथ स्तर पर काम शुरू किया। बीजेपी के पास गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित पूरी तरीके से आ गया था। बीजेपी को सवर्णों का पूरा वोट मिला था। बीजेपी ने वोटर लिस्ट पर काम किया और बसपा और सपा जातीय अंकगणित के जाल में उलझी रही और सपा बसपा के कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए थे, जिसके चलते उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो आज हमने बात की मायावती की राजनीति के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का जो है सफर की शुरुआत की थी और इस दौरान कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी आए। हालांकि उतार चढ़ाव में बसपा और सपा का गठबंधन भी बना और वो बिगड़ा भी। तो फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।